Very good morning 10th class. Today we will cover your DG class for your civics book chapter 1. श्रीलंका राष्ट्र एक द्वीप है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जनसंख्या 2 करोड़ है। दक्षिणी एशियाई प्रांतों के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की जनसंख्या में विविधता है। सिंहली बोलने वालों का जनसंख्या में 74% और तमिल बोलने वालों का 18% सम्मिलित है। तमिल भाषियों के 2 उपवर्ग हैं। देश के मूल तमिल निवासी श्रीलंका तमिल भाषी हैं, जो जनसंख्या के 13% भाग में समाये हैं। बाकी 5% लोगों को भारतीय तमिल भाषी कहा जाता है, जिनके पूर्वज उपनिवेशीय काल के दौरान भारत से खेत के मजदूर बनकर आए थे। मानचित्र को देखने पर आपको ज्ञात होगा कि सिंहली बोलने वाले अत्यधिक लोग बौद्ध धर्मी हैं। श्रीलंका तमिल भाषी, जिनमें अधिकतर लोग हिंदू या मुसलमान हैं, देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में केंद्रित हैं। भारतीय तमिल भाषी मुख्य रूप से देश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में वे अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम समुदाय के छोटे खंड देश में सभी ओर बिखरे हैं। क्या तुमको पता है कि श्रीलंका का ध्वज एक विशिष्ट संस्कृति के संरचना का प्रतीक है? हरी पट्टी श्रीलंका के अल्पसंख्यक मुसलमानों का और नारंगी पट्टी अल्पसंख्यक हिंदू तमिल भाषियों का प्रतीक है। पीली पट्टी बौद्ध धर्म का और गहरी लाल पट्टी चिरकाल अस्तित्व का प्रतीक है। सुनहरा शेर एक प्राचीन चिन्ह है, जिसे आखिरी सिंहली साम्राज्य के पताके से व्युत्पन्न किया गया, जो सिंहली बहुसंख्यकों के लिए ब्रिटिश उपनिवेशिता के खिलाफ लड़ाई का और तलवार प्रभुत्वता का प्रतीक है। श्रीलंका के विशिष्ट संस्कृति के संरचना के बारे में पढ़ने के बाद तुम इस बात से सहमत होगे कि सिंहली समुदाय ने बहुमत का आनंद उठाया है। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाकर पूरे देश पर अपनी इच्छाओं का आरोपण करने का प्रयास किया। तुम्हारे विचार में उन्होंने यह कैसे संभव किया? श्रीलंका राष्ट्र एक द्वीप है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जनसंख्या 2 करोड़ है। दक्षिणी एशियाई प्रांतों के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की जनसंख्या में विविधता है। सिंहली बोलने वालों का जनसंख्या में 74% और तमिल बोलने वालों का 18% सम्मिलित है। तमिल भाषियों के 2 उपवर्ग हैं। देश के मूल तमिल निवासी श्रीलंका तमिल भाषी हैं, जो जनसंख्या के 13% भाग में समाये हैं। बाकी 5% लोगों को भारतीय तमिल भाषी कहा जाता है, जिनके पूर्वज उपनिवेशीय काल के दौरान भारत से खेत के मजदूर बनकर आए थे। मानचित्र को देखने पर आपको ज्ञात होगा कि सिंहली बोलने वाले अत्यधिक लोग बौद्ध धर्मी हैं। श्रीलंका तमिल भाषी, जिनमें अधिकतर लोग हिंदू या मुसलमान हैं, देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में केंद्रित हैं। भारतीय तमिल भाषी मुख्य रूप से देश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में वे अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम समुदाय के छोटे खंड देश में सभी ओर बिखरे हैं। क्या तुमको पता है कि श्रीलंका का ध्वज एक विशिष्ट संस्कृति के संरचना का प्रतीक है? हरी पट्टी श्रीलंका के अल्पसंख्यक मुसलमानों का और नारंगी पट्टी अल्पसंख्यक हिंदू तमिल भाषियों का प्रतीक है।
पीली पट्टी बौद्ध धर्म का और गहरी लाल पट्टी चिरकाल अस्तित्व का प्रतीक है। सुनहरा शेर एक प्राचीन चिन्ह है जिसे आखिरी सिंहली साम्राज्य के पताके से व्युत्पन्न किया गया, जो सिंहली बहुसंख्यकों के लिए ब्रिटिश उपनिवेशिता के खिलाफ लड़ाई का और तलवार प्रभुत्वता का प्रतीक है। श्रीलंका के विशिष्ट संस्कृति के संरचना के बारे में पढ़ने के बाद तुम इस बात से सहमत होगे कि सिंहली समुदाय ने बहुमत का आनंद उठाया है। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाकर पूरे देश पर अपनी इच्छाओं का आरोपण करने का प्रयास किया। तुम्हारे विचार में उन्होंने यह कैसे संभव किया? श्रीलंका राष्ट्र एक द्वीप है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जनसंख्या 2 करोड़ है। दक्षिणी एशियाई प्रांतों के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की जनसंख्या में विविधता है। सिंहली बोलने वालों का जनसंख्या में 74% और तमिल बोलने वालों का 18% सम्मिलित है। तमिल भाषियों के 2 उपवर्ग हैं। देश के मूल तमिल निवासी श्रीलंका तमिल भाषी हैं, जो जनसंख्या के 13% भाग में समाये हैं। बाकी 5% लोगों को भारतीय तमिल भाषी कहा जाता है, जिनके पूर्वज उपनिवेशीय काल के दौरान भारत से खेत के मजदूर बनकर आए थे। मानचित्र को देखने पर आपको ज्ञात होगा कि सिंहली बोलने वाले अत्यधिक लोग बौद्ध धर्मी हैं। श्रीलंका तमिल भाषी, जिनमें अधिकतर लोग हिंदू या मुसलमान हैं, देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में केंद्रित हैं। भारतीय तमिल भाषी मुख्य रूप से देश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में वे अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम समुदाय के छोटे खंड देश में सभी ओर बिखरे हैं। क्या तुमको पता है कि श्रीलंका का ध्वज एक विशिष्ट संस्कृति के संरचना का प्रतीक है? हरी पट्टी श्रीलंका के अल्पसंख्यक मुसलमानों का और नारंगी पट्टी अल्पसंख्यक हिंदू तमिल भाषियों का प्रतीक है। पीली पट्टी बौद्ध धर्म का उभर कर आया। लोकतंत्र के आधार पर निर्वाचित सरकार के अंतर्गत कई सिंहली नेता थे। इसने सिंहली सर्वोच्चता की स्थापना के लिए कई बहुमतवाद उपायों को अपनाया। सिंहली भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए 1956 में राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया। इस प्रकार तमिल भाषा की अवहेलना की गई। भारी संख्या में तमिल भाषी जो देशीय सेवाओं में कार्यरत थे और जो इस भाषा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा न कर सके, उनको जबरन त्याग पत्र देना पड़ा। सरकार ने अधिनियम नीतियों को अपनाया, जिसने सिंहली आवेदकों को विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए कृपा का पात्र बनाया। नए संविधान ने यह अनुबद्ध किया कि राज्य को बौद्ध धर्म को बढ़ावा देकर उसका संरक्षण करना होगा। तुम्हारे विचार में इन बहुमतवाद उपायों का श्रीलंका में क्या परिणाम रहा होगा? हम श्रीलंका के उदाहरण से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि एक बहुसंख्यक समुदाय सत्ता के अधिकारों को बांटने से इनकार करता है, तो उससे देश की एकता कमजोर पड़ जाती है। बहुसंख्यकों का अत्याचार न केवल अल्पसंख्यकों के लिए दमनकारी है, बल्कि यह अक्सर बहुसंख्यकों के लिए भी विनाश का कारण बनता है। श्रीलंका के गृह विवाद ने अनकही पीड़ा पहुंचाई है। यह 1 लाख लोगों की मृत्यु का कारण भी बना
और देश की परिस्थिति एवं अर्थव्यवस्था तितर बितर हो गई। यदि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की जरूरतों की ओर संवेदनशील होते तो इतने बड़े पैमाने पर विनाश कभी संभव नहीं होता। श्रीलंका को बहुमतवाद नीति के बदले में सत्ता के आदान प्रदान विधि को अपनाना चाहिए था। लोकतंत्र का मूल सार ही सत्ता के अधिकारों को साझेदारों के साथ बांटने में निहित है। अल्पसंख्यक समुदाय का यह अधिकार है कि उनसे इस बात पर सम्मति ली जाए कि कैसे वे शासित हों। इस शैक्षिक सत्र में बताए गए प्रमुख तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए यहाँ एक अवसर दिया जाता है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का 1 करोड़ जनसंख्या वाला छोटा यूरोपीय देश है। ये इसकी सीमा को नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ बांटता है। क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स की राजधानी शहर में है। बेल्जियम की एक जटिल जातीय संरचना है। देश की कुल जनसंख्या में से फ्लैंडर्स में 59% लोग रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। एक अन्य 40% लोग वालोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं और शेष 1% बेल्जियम में रहते हैं और जर्मन बोलते हैं। और ये जटिलता आगे ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी शहर में जातीय संरचना के तौर पर जटिलता से आगे विकसित हो रहा है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% डच भाषी हैं। फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली था। डच भाषी समुदाय, जिन्हें बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला, इससे नाराज थे। 1950 और 1960 के दशक के दौरान ये डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच के तनाव का कारण बना। दो समुदायों के बीच तनाव ब्रुसेल्स में और अधिक तीव्र हो गया था। वास्तव में ब्रुसेल्स ने एक विशेष समस्या प्रस्तुत किया है। डच भाषी समुदाय ने देश में एक बहुमत का गठन किया है, लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक थे। आपको क्या लगता है, इस स्थिति को कैसे हल किया गया था? अपने आप से चर्चा और साझा करें। हालांकि बेल्जियम सत्ता के बंटवारे मॉडल जटिल है, वहां से दो संभावित लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। पहला लाभ विवेकपूर्ण है, क्योंकि ये सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर शासन की संभावना को कम कर देता है। क्योंकि सामाजिक संघर्ष के बाद से अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है, सत्ता का बंटवारा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा तरीका है। सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष परिणाम स्वरूप देश का विभाजन भाषाई आधार पर हो सकता है। सत्ता का बंटवारा इस संभावना को कम कर देता है। सत्ता के बंटवारे का दूसरा लाभ नैतिक है, क्योंकि ये लोकतंत्र के सार को बरकरार रखती है। एक लोकतांत्रिक शासन में सभी हितधारकों के साथ सत्ता का साझा शामिल है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि वे कैसे नियंत्रित हो रहे हैं। एक वैध सरकार वो है जहां नागरिकों को भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में हिस्सेदारी का अधिग्रहण प्राप्त है।
अवसर है इस सत्र के मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से दोहराने का। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए मिस रोजी शिक्षिका के तौर पर अभी नियुक्त की गई हैं। विद्यार्थी अपनी नई शिक्षिका से मिलने के लिए आतुर हैं। मिस रोजी कक्षा में प्रवेश करती हैं। परिचय की औपचारिकता पूरी होने पर वह विद्यार्थियों को सूचित करती है कि वो कक्षा में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहती हैं। पहला बदलाव जिसकी वो शुरुआत करती है वो ये है कि उन्होंने तय किया है कि कक्षा में एक मॉनिटर बनाने के बदले वो विशिष्ट उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए अलग-अलग मॉनिटर नियुक्त करेंगी। उन्होंने राजेश को कक्षा के अनुशासन को बनाए रखने, अनीता को अतिरिक्त कक्षाओं की उपस्थिति दर्ज करने और जॉन को पुस्तकों एवं जर्नल के लेन देन का हिसाब रखने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने आगे बताया कि तीनों मॉनिटर सिर्फ 3 महीने के लिए नियुक्त किए गए हैं। हर 3 महीने के बाद 3 विद्यार्थियों को दूसरा समूह इन जिम्मेदारियों को निभाएगा। आपको क्या लगता है कि मिस रोजी ने क्यों एक से ज्यादा मॉनिटर बनाने एवं बारी-बारी से काम करने की बात की? इस पद्धति के क्या लाभ हो सकते हैं? कक्षा में अपने उत्तर की चर्चा करें। लोकतंत्र में सभी शक्तियां किसी एक अंग के पास नहीं होती, इसकी साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी बहुमूल्य है एवं यह एक लोकतंत्र में बेहतर परिणाम ला सकती है। ये सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है, जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित होती है। आइए देखें आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। इसके पहले आपने देखा कि मिस रोजी ने कक्षा की जिम्मेदारियों को किसी एक को सौंपने के बदले अलग-अलग बांट दिया। इस तरह लोकतंत्र में सत्ता का सरकार के कई अंगों के बीच साझा होता है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसके कारण सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अलग-अलग शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का बंटवारा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के रूप में काम करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ बताएं कि हमारी भारतीय शासन प्रणाली में ये कैसे कार्यान्वित होता है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए एक लोकतंत्र में भले ही कार्यपालिका अर्थात मंत्री एवं सरकारी अधिकारी कानून का निष्पादन करते हैं, फिर भी वे विधायिका अर्थात संसद या राज्य विधानसभाओं के प्रति जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, फिर भी उनके पास ये देखने का अधिकार होता है कि कार्यपालिका
एवं विधायिका संविधान में परिभाषित मापदंडों के अनुसार कार्य करें। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, अर्थात केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय या राज्य सरकार। पूरे देश के लिए एक सरकार को संघीय सरकार कहते हैं। भारत में हम संघीय सरकार को केंद्र या संघ सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। सभी देशों में राज्य सरकारें नहीं पाई जाती, पर हमारे जैसे अन्य देशों में जहां पर अलग अलग स्तरों की सरकारें हैं, संविधान हर स्तर की सरकार के लिए स्पष्ट तौर पर शक्तियां निर्धारित करता है। इसे सत्ता का संघीय विभाजन कहते हैं। यही सिद्धांत राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकारों जैसे शहरी स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर भी लागू हो सकता है। उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक एवं भाषाई समूहों के बीच भी हो सकता है। उदाहरण, बेल्जियम में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चयन एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। डच, फ्रेंच एवं जर्मन बोलने वाले चाहे वो जहां भी रहते हो, इस सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषा संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। कुछ देशों में संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था होती है जहां सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को विधायिका एवं प्रशासन में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में विधानसभाओं एवं संसद में आरक्षित चुनाव क्षेत्र हैं। इस तरह की व्यवस्था सरकार एवं प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को स्थान देने के लिए की जाती है ताकि वो अपने आप को शासन से अलग ना समझने लगे। इस विधि का उपयोग अल्पसंख्यक समुदायों को उचित हिस्सेदारी देने के लिए किया जाता है। जो सत्ता में है उनको राजनीतिक दल एवं दबाव समूह नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। समकालीन लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि शासन केवल एक हाथ में ही ना रहे। लंबी समयावधि में सत्ता की साझेदारी अलग अलग विचारधारा एवं सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच होती है। कई बार इस प्रकार की साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। अगर उनका ये गठबंधन निर्वाचित होता है तब वे मिलीजुली सरकार का गठन करते हैं और इस तरह सत्ता की साझेदारी होती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने गठबंधन की राजनीति का स्वाद चखा है। उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
संप्रग। एक लोकतंत्र में हम व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति, किसान एवं औद्योगिक मजदूरों के संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देख सकते हैं। सरकारी समितियों में भागीदारी करके या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अपना दबाव बनाकर वे सत्ता में भी साझेदारी करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न हित समूह नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राज्य में नीतियों को प्रभावित करने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कांग्रेस। चूंकि विधायक एक सीमित संख्या में ही मांगों को सुन सकते हैं, इसलिए वे उन लोगों की ज्यादा सुनते हैं जिनका निर्वाचन की राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, जैसे वो लोग जिनके पास चुनावी अभियान को सहयोग देने के लिए आर्थिक साधन इत्यादि होता है। अतः लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न प्रकार होते हैं। यहाँ सत्ता किसी एक के पास नहीं होती, इसकी साझेदारी होती है।